आज सभी साथियों का मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा कंपटीशन स्टडी के इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछली वीडियो में आपके सामने लोकसभा का प्रथम पार्ट लेके आया था, जिसमें लोकसभा के गठन से जुड़ी काफ़ी बातों पर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बच गए थे। तो उन बिंदुओं के बारे में आज आपके साथ में करूँगा एलाबोरेटिवली डिस्कस, और साथ ही साथ मैं आपको लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्यों के बारे में भी बताऊंगा। लोकसभा से जुड़े काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं और आप जानते हैं रीट और इस के समकक्ष जो भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न लोकसभा से जुड़े आते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेता हुआ आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ लोकसभा से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अधिवेशन की। हालांकि अधिवेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि अनुच्छेद 108 में जब दोनों सदनों के बीच में संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़ के दोनों को छोड़ के बाकी जो भी विधेयक होते हैं उनमें अगर दोनों सदनों के बीच में गतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसके बाद में उपाध्यक्ष करता है, और वह भी नहीं है तो राष्ट्रपति के नियमानुसार जिस व्यक्ति को फाइनलाइज किया जाता है वह अध्यक्षता करता है। लोकसभा के अधिवेशन की जब हम बात करते हैं तो अमूमन ये बात आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। दो सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट सेशन के एंड होने के बाद में अगला सेशन जब स्टार्ट होता है तो उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उसके वेतन एवं भत्तों की। लोकसभा का सदस्य वेतन व भत्ते, देखिए लोकसभा के सदस्य को हर माह 50,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में मिलते हैं। 50,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा उसे कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं। वह अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं उसका भत्ता मिलता है, संसदीय समितियों में भाग लेता उसके भत्ते मिलते हैं, और भी कई प्रकार के भत्ते उसको मिलते हैं। दिल्ली में रहने के लिए निःशुल्क आवास मिलता है, और साथ ही साथ उसको कई प्रकार की और सुविधाएं मिलते हैं, जैसे पूरे भारतवर्ष में वह निःशुल्क रेल यात्रा कर सकता है, टेलीफोन की उसे निःशुल्क सुविधा मिलती है, और एक निर्धारित दूरी तक उसे निःशुल्क हवाई यात्रा का भी मौका मिलता है। ये उसको दी जाने वाली कुछ सुविधाएं हैं। इसके अलावा वह अपने इलाके में विकास कार्य कराने के लिए ही जनता द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके लिए सांसद निर्वाचन क्षेत्र कोष नाम का एक फंड होता है। उस फंड के द्वारा उसको हर साल 5 करोड़ रुपए, याद रखना आपको, 5 करोड़ रुपए यानी एनुअल, ये 5 साल के नहीं है, एनुअल हर साल उसको 5 करोड़ रुपए अपने एरिया में विकास कराने के लिए दिए जाते हैं, जिसे सांसद निर्वाचन क्षेत्र कोष के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले एक अनुच्छेद आता है, उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। यह अनुच्छेद है 83। देखिए अनुच्छेद 83 में ये स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि लोकसभा का जो सदस्य है वह अपने निर्वाचन की अवधि से लेकर 5 साल तक रहता है। अर्थात अनुच्छेद 83 में लोकसभा के सदस्य के बारे में जानकारी दी गई है। लोकसभा, माफ करना मैं आपको गलत बता गया, लोकसभा के बारे में जानकारी दी गई है। एक बार फिर से मैं आपसे माफी चाहूंगा। अनुच्छेद 83 में लोकसभा के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी गई है। लोकसभा के कार्यकाल के बारे में जानकारी अनुच्छेद 83 में दी गई है। इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। निर्वाचन की प्रथम बैठक से लेकर, यानी निर्वाचन के बाद जो प्रथम सत्र होता है उस सत्र से लेकर 5 साल उसका कार्यकाल होता है। ये बात वर्णित की गई है अनुच्छेद 83 में।
लेकिन राष्ट्रपति चाहे, इसी अनुच्छेद में यह बात और स्पष्ट की गई है कि वो राष्ट्रपति चाहे तो इससे पहले भी उसको भंग कर सकता है। एक और अनुच्छेद के बारे में आपको बता देता हूं मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने अवश्य इसके बारे में पढ़ा है। अनुच्छेद 352, जिसके तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। इसमें लिखा गया है कि जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो उस दरमियान राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष एक्सटेंड कर देता है, अर्थात लोकसभा कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1 साल के लिए बढ़ा देता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है तो यह अधिकतम 6 माह तक ही जारी रहता है, यानी आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह तक मैक्सिमम लोकसभा रहती है, उसके बाद उसे भंग कर दी जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ और तथ्य। तो उन तथ्यों के तहत आपको याद रखना है कि 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा का जो टेन्योर यानी कार्यकाल है उसको दो बार बढ़ाया गया था, 2 बार एक्सटेंड किया गया था 1976 में। और इसके अलावा 5वीं लोकसभा के बारे में और 12वीं लोकसभा के बारे में भी आप थोड़ा जान लें, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके लायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वीं लोकसभा, देखिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल यानी टेन्योर जो था वो लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा कार्यकाल था और यह अवधि थी 1971 से लेकर 77। आपसे पूछा जाए कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा था तो आपको बेहिचक ही जवाब देना है 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा था। अब हम एक और लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं, 12वीं लोकसभा। 12वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे छोटा था, शॉर्टेस्ट इंग्लिश में कह सकते हैं शॉर्टेस्ट, यानी 1998 से लेकर 1999 का कार्यकाल था। ये सबसे छोटा कार्यकाल 12वीं लोकसभा का था। इसके बाद में अगर लोकसभा का कोई सदस्य 60 दिन तक लगातार लोकसभा में नहीं आता है कंटिन्यूअस, तो उसकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यह भी आपको थोड़ा याद रखना है। अब साथियों हम थोड़ा महिलाओं के बारे में नजर डाल लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले किस महिला को नियुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है मीरा कुमार, स्वर्गीय जगजीवन राम जी की बेटी थी ये मीरा कुमार, जो भारतीय लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये प्रथम दलित महिला भी थी। बाद में इसके सुमित्रा महाजन जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में द्वितीय महिला के रूप में पद सुशोभित करने वाली थी, वो भी आपको याद रखना है। ये लोकसभा से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य थे और अक्सर इनसे कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब 2 प्रश्न और रह गए हैं तो मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेता हूं। अनुच्छेद लोकसभा के नियम होते हैं, उन लोकसभा के नियमों में लोकसभा के बारे में काफ़ी बातें बताई गई है। ऐसा ही लोकसभा का एक नियम है 184। लोकसभा के 184 में एक बात कही गई है विधेयक व प्रस्ताव। देखिए विधेयक व प्रस्ताव लोकसभा का नियम 184, लोकसभा का नियम 184 में ये बात स्पष्ट की गई है कि लोकसभा में जो भी प्रस्ताव और विधेयक आते हैं उन पे 2 क्रियाएं होती है। कौन सी? एक तो होती है चर्चा, आपको बहुत ही गौर से सुननी है। दूसरा उस पर मतदान। लोकसभा में नियम 184 में लिखा है कि जो भी विधेयक और प्रस्ताव आएंगे उन पे लोकसभा में चर्चा भी होती है और मतदान भी होता है। ये आपको याद रखना है। वहीं पर लोकसभा का एक नियम आता है 193 जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चर्चा होती है, मतदान नहीं होता। अर्थात लोकसभा का नियम 193 इस बात की हमें स्पष्ट जानकारी देता है कि जो भी विधेयक प्रस्ताव लोकसभा में आएंगे वो नियम 193 के तहत उसमें सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी, मतदान नहीं होगा। तो ये थे लोकसभा से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य
जो मैं आपको पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था। अब हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विषय में। देखिए अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद की बात करूंगा मैं, नियम नहीं, अनुच्छेद 93 संविधान का एक अनुच्छेद है 93, जिसमें हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में विस्तृत जानकारी पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन निर्वाचित करता है और उसके विषय में अन्य बातें क्या है। देखिए जब लोकसभा बनती है, अर्थात लोकसभा का चुनाव होने के बाद में नवनिर्वाचित लोकसभा बनती है, तो सबसे पहले संसद के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। याद रखना है, आपके प्रश्न आ जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष दोनों को ही संसद के सदस्यों, लेकिन संसद कौन है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा नहीं, ये आपको याद रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अब हम बात करें नेक्स्ट, इसमें क्या प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले तो नवनिर्वाचित लोकसभा में जो लोकसभा के सांसद होते हैं, उनमें जो सीनियर मेंबर होता है उसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और उस सीनियर मेंबर को पिछली बार में मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसके विषय में हमें संविधान में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले नवनिर्वाचित लोकसभा में राष्ट्रपति एक सीनियर व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति देता है। यह प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का। उसके बाद में बाकी जो सदस्य होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत यह व्यक्ति यानी प्रोटेम स्पीकर ही दिलाता है। उसके बाद में जो स्थायी अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन होता है। देखिए उसके लिए क्या नियम है कि राष्ट्रपति एक तिथि निर्धारित करता है कि इस तिथि को लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। इसकी तिथि जो है उसके विषय में जानकारी लोकसभा के महासचिव को दी जाती है। महासचिव उस निर्धारित तिथि की जानकारी लोकसभा के सांसदों को देता है, और उसके बाद जो सांसद है जिसको वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में बनाना चाहते हैं, वह प्रस्ताव भेज देते हैं। अगर सदस्य एक है तो निर्विरोध चुना जाता है, ज़्यादा है तो फिर उस पर वोटिंग होती है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और जो मेजोरिटी प्राप्त करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है। देखिए लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो जब तक नवनिर्वाचित लोकसभा है तब तक उसका कार्यकाल होता है। लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है अपनी गलतियों से हटा दिया जाए, अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे सकता है, या फिर लोकसभा अगर बीच में भंग हो जाती है तो उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, अर्थात उसका कार्यकाल लोकसभा तक ही रहता है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो जैसे लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो हाथों हाथ कभी भी त्यागपत्र नहीं देता है। नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के एक दिन पहले तक लोकसभा का अध्यक्ष अपना पदभार संभाले रहता है। अब बात करें हम उसके त्यागपत्र की, तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, यह आपको याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकसभा का जो स्पीकर है वह लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करता है। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करता है, और आपको याद रखना है डिप्टी स्पीकर किसको रिजाइन करता है, लोकसभा के स्पीकर को, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। अब हम बात हटाने की करें तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जब अपन बात करते हैं हटाने की, तो उसमें एक तो होता है कि जब वह असंवैधानिक कार्य करने में लिप्त पाया जाए तो उस कंडीशन में लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसे हटा दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी विधेयक को वह धन विधेयक रूप में घोषित करता है और पता चलता है कि वह धन विधेयक वस्तुतः नहीं है, तो उस दशा में भी उसके विरुद्ध एक संविधान में एक टर्मिनोलॉजी आती है, एक नियम बना हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ नेशनल ऑनर,
यानी राष्ट्रीय सम्मान का अपमान, उसके आरोप भी अनुच्छेद 102 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि लोकसभा में जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष जिम्मेदार होता है, परंतु न्यायपालिका इस विषय में कोई छेड़छाड़ नहीं करती है। फिर भी अनुच्छेद 102 के तहत जब मामला कंटेम्प्ट ऑफ नेशनल ओनर का आए तो अक्सर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन ये मामला डिपेंड है उन परिस्थितियों पे कि क्या रियल में ये कंटेम्प्ट ऑफ नेशनल ओनर का बनता है या नहीं। बाकी ज़्यादातर ऐसे संवैधानिक कार्रवाई करने पर संसद के सदस्यों द्वारा एक बहुमत प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जाता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की। देखिए, उसका सबसे पहला कार्य है लोकसभा में यह सुनिश्चित करना कि क्या लोकसभा का कार्य सुनिश्चित तरीके से शांतिपूर्वक नियमानुसार चल रहा है या नहीं चल रहा तो उसको चलाना, यानी शांतिपूर्वक नियमानुसार कार्रवाई करना। दूसरा, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा आता है कि यदि कोई भी लोकसभा का सदस्य अनुशासन को भंग करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। फिर आता है कि लोकसभा में जो भी विश्वास अविश्वास प्रस्ताव आते हैं उनको लाने की अनुमति लोकसभा का अध्यक्ष देता है। उसके अलावा जो भी विधेयक आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, उन पे चर्चा करना, बहस करना, इनकी संपूर्ण इन सब की जो इजाज़त देता है वो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। और इसके अलावा जब हम अनुच्छेद 352 के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात आती है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए, यदि वैसे तो मैंने आपको इस विषय में जानकारी राष्ट्रपति के टॉपिक में दूंगा, लेकिन जब बात चल रही है लोकसभा के अध्यक्ष की तो अनुच्छेद 352 के तहत जो लगाया जाता है वह राष्ट्रपति द्वारा भी हटाया जा सकता है और निश्चित अवधि होने पर अगर संसद उसको पारित नहीं करती है तो वैसे हट जाता है। लेकिन यदि लोकसभा के सदस्य 1/10 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं और संसद का लोकसभा का स्तर चल रहा है तो उस समय वो लोकसभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा उसको क्या है, इस आपातकाल को हटा दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख काम थे जो लोकसभा के अध्यक्ष को करने होते हैं। ये पार्ट सेकंड है और जो बचे हुए टॉपिक थे मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है आपके रीट के लिए। वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। साथियों, जब कार्यकाल की बात करें तो कुछ बातें और मेरी याद आ गई है कि लोकसभा का कार्यकाल जब अपना संविधान बना था तब से शुरुआत से ही इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। लेकिन 1976 की बात है, 1976 में एक बहुत ही प्रसिद्ध संविधान संशोधन हुआ था। आप सभी राज्य व्यवस्था के विद्यार्थी अवश्य उसके बारे में जानते हैं। यह था 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था और किया था उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसमें लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से की जगह बढ़ा के इसका कार्यकाल कर दिया था 6 वर्ष। याद रखना आपको, लोकसभा का कार्यकाल किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था? तो आपको याद रखना है ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन इस भूल को फिर सुधारा गया था आगे चल के किस संविधान संशोधन द्वारा? आपको याद रखना है ये था 44वां संविधान संशोधन। इसमें यह होता 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, और इसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था एक बार फिर से, इस गलती को सुधारते हुए। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कौन सी लोकसभा थी, वह प्रथम कौन सी लोकसभा थी जिसको भंग किया गया, अर्थात समय से पहले भंग कर दिया गया। आपको याद रखना है साथियों, यह 1970 की बात है। 1970 में चौथी लोकसभा को भंग कर दिया गया था। उसमें लोकसभा कांग्रेस के अंदर भी फूट पड़ी थी और साथ ही साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विवाद चल रहा था। तो 1970 में चौथी लोकसभा को भंग किया गया था, आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि
जो 12वीं लोकसभा थी 1971 में, उसका कार्यकाल सबसे लंबा था और सबसे छोटा मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रीट की परीक्षाओं में, साथ ही साथ अगर आप और किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं और ये जनरल लेवल के प्रश्न हैं, इतने हार्ड प्रश्न भी नहीं हैं। वह कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था भारतीय संविधान में? प्रथम लोकसभा कौन सी थी जिसको समय से पूर्व भंग कर दिया गया था? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें अक्सर कई बार कहें कि करते हुए मूड कर देते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही और आपका लोकसभा से संबंधित ये बिंदु यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूँगा एक और नए टॉपिक पे, जो है राज्यसभा। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि संविधान का एक अनुच्छेद है 79, जिसमें लिखा हुआ है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद जो समय टॉपिक था उसको मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने। अब लोकसभा का आपका क्लियर हो गया है और अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा राज्यसभा से जुड़ा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आप मेरे उस वीडियोस को भी बहुत ही गहराई से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। इसी के साथ विदाई चाहता हूँ। एक बार फिर से साथियों, जय हिंद।